भारत ऐसा क्या राष्ट्र है जिस पर 1000 साल से लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे, लूटपाट होती रही, अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा। इसके बावजूद इसकी सभ्यता संस्कृति नष्ट नहीं हुई। भारत में योग्यता की कमी नहीं है। उस योग्यता का भारत के विकास में कैसे उपयोग हो, कैसे उनको भारत के विकास के साथ जोड़ा जाए और यहाँ से पलायन कर विदेश में जाने से उन्हें रोका जाए। जब दुनिया में किसी महामारी के लिए किसी देश में कोई दवा इजाद होती थी और उससे 20 से 30 साल बाद वो दवा भारत तक पहुंच पाती थी। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। एक समय था जब 1000 साल पहले भारत पूरे विश्व में आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से सबसे संपन्न राष्ट्र था। और उसके बाद एक के बाद एक शुरुआती दौर में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, उन सब विदेशी आक्रमणों का उस समय के जो भी शासक वर्ग थे, सबने सामूहिक रूप से मिलकर प्रतिरोध किया और विश्व विजय के भाव के साथ जो आक्रांत आए, उन्हें बहुत बुरी तरह से धूल चटाकर वापस भेजा। लेकिन समय के साथ एक बदलाव आया और उसके बाद विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ विजय प्राप्त करके, लूटपाट करके अपने अपने राष्ट्र वापस जाना शुरू कर दिया। फिर एक दौर आया जब विदेशी आक्रांत आए और सोने की चिड़िया भारत को अपना आशीर्वाद बनाकर यहीं शासन पर काबिज हो गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के रूप में आई और धीरे धीरे उसने उस समय की इस आपसी छूट का लाभ उठाकर व्यापारी से सीधे भारत के शासन पर काबिज हो गई। और काबिज होने के बाद जब लगातार अन्याय और अत्याचार बढ़े, शोषण बढ़ा, तो शुरुआती दौर में कई जगह प्रतिरोध का भाव लोगों में पैदा हुआ, प्रतिरोध भी हुआ। लेकिन 1857 वो दौर था जब सामूहिक रूप से एक प्रतिरोध की रूपरेखा तैयार हुई, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। और ब्रिटिश क्राउन के स्तर पर जब इस बारे में विचार मंथन हुआ कि ये भारत ऐसा क्या राष्ट्र है जिस पर 1000 साल से लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे, लूटपाट होती रही, अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा। इसके बावजूद इसकी सभ्यता संस्कृति नष्ट नहीं हुई। यहाँ के लोगों में अपनी मातृभूमि के लिए एकता और अखंडता के प्रति अपार स्नेह कम नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने एक पूर्व ICS अधिकारी विद्वान को इस बात का अध्ययन करने, खोज करने के लिए भारत भेजा कि भारत में ऐसी क्या विशेषता है जो 1000 साल के एक के बाद एक सैकड़ों विदेशी आक्रमणों के बावजूद इसकी सभ्यता, संस्कृति, सद्भाव नष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों में
अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता और अखंडता के प्रति प्रेम कम नहीं हो रहा है। तो उनके द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया, लोगों से मिले, चर्चा परिचर्चाएं की और उनका अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी है, उस समय गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, कि शिक्षा पद्धति में व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार किसी न किसी क्षेत्र में पारंगत किया जाता है और उसके साथ साथ उनमें अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव भी प्रगाढ़ रूप से प्रपुष्पित किया जाता है। गंभीर मंथन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को अवैधानिक घोषित कर दिया और अवैधानिक घोषित करने के साथ ही उनको बंद करने का फरमान जारी हुआ और एक नई शिक्षा पद्धति लागू की, जिसे हम मैकोले की शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं। और मैकोले की शिक्षा पद्धति ने इस देश में जिस प्रकार का वातावरण तैयार किया, उसमें क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर अनेक तरह की एक दूसरे में अवधारणाएं पैदा की और आजादी के तुरंत बाद भी जब राष्ट्र आजाद, विखंडन के साथ आजाद हुआ, 1000 साल की गुलामी के बाद, उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से बेहतर थी। अमेरिका का डॉलर भारतीय रुपये के मुकाबले कमजोर था, लेकिन इस राष्ट्र का एक दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद, तुरंत बाद, राष्ट्र में जिस प्रकार का वातावरण बनाया जाना चाहिए था, उस तरह का वातावरण का निर्माण नहीं किया गया और एक उस समय के तत्कालीन सत्ता पर काबिज लोगों और वामपंथियों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ कि इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी को इस राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से दूर रखा जाए और जिन लोगों ने इस राष्ट्र पर सर्वाधिक अन्याय और अत्याचार किए, उन्हें महान के रूप में पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर उनको मानसिक रूप से उस गौरवशाली अतीत से दूर कर गुलामी के दौर की तरफ धकेला जाए। और ये भी एक कटु सत्य है कि जिस समय 1947 में विखंडन के साथ इस राष्ट्र को आजादी मिली, राष्ट्र के सामने कई तरह की समस्याएं थी, फिर भी राष्ट्र बहुत से मामलों में आत्मनिर्भर था। एक दूसरे में, सभी समाजों में, सभी वर्गों में आपसी सामंजस्य था। खेती के अलावा सब अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने व्यवसाय में रत रहते थे। कुटीर उद्योग भी प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन धीरे धीरे आजादी के बाद हमें स्वावलंबी बनाने के बजाय प्रावलंबी बनाने का खेल शुरू हुआ और आधुनिक भारत के विकास के नाम पर जिस प्रकार बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया, अगर बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ इस देश में राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण और ईमानदारी पर भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है कि देश की दशा और दिशा कुछ दूसरी होती। लेकिन 1947 के तुरंत बाद 1948 में ही
इस राष्ट्र में एक खेल शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने कबायलों के भेष में कश्मीर पर हमला किया और उस हमले के बाद जब भारतीय सेना ने अपने संसाधनों की कमी के बारे में भारत सरकार को अवगत कराया तो 1948 में पहला भारतीय सेना की सामग्री खरीद का घोटाला की शुरुआत हो गई और इस प्रकार धीरे धीरे हमारे यहाँ की कार्य संस्कृति में गड़बड़ियों का दौर शुरू हो गया और उस गड़बड़ियों के दौर में धीरे धीरे कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को समाप्त करने का वो दौर आया और बड़े उद्योगों को स्थापित किया गया, लेकिन उनमें जिस प्रकार की कार्य संस्कृति विकसित की जानी चाहिए थी उस प्रकार की कार्य संस्कृति विकसित नहीं की गई और भारत को गड़बड़ झालों के महासमुद्र में धकेल दिया गया। अब आज के समय की आवश्यकता है और जैसा दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने का प्रयास शुरू किया और उसमें पहली बार इस बात पर जोर दिया गया कि भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने। इसके लिए भारत में योग्यता की कमी नहीं है। उस योग्यता का भारत के विकास में कैसे उपयोग हो, कैसे उनको भारत के विकास के साथ जोड़ा जाए और यहाँ से पलायन कर विदेश में जाने से उन्हें रोका जाए। इस दिशा में अगर हम पिछले 11 साल की बात करें तो हमें वो दौर भी याद आता है जब हम रक्षा साजो सामान के लिए पूर्णतः विदेशों पर आत्मनिर्भर रहा करते थे। सारे रक्षा उपकरण विदेशों से आयात होते थे और पहली बार इन 11 साल में भारत ने इस दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया और भारत ने ऐसे ऐसे स्वदेशी रक्षा उपकरण और हथियार विकसित किए कि दर्जनों देश लाइन लगाकर भारत से वो रक्षा सामग्री खरीदने के लिए तत्पर हो रहे हैं। हमें वो दौर भी याद आता है जब दुनिया में किसी महामारी के लिए किसी देश में कोई दवा इजाद होती थी और उससे 20 से 30 साल बाद वो दवा भारत तक पहुंच पाती थी, चाहे वो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हो और चाहे पोलियो को ड्रॉप्स हो या और बहुत सी दवाएं थी। पहली बार भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने 2019 की महामारी के बाद तब देखा जब भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में सबसे विश्वसनीय कोविड की दवा का निर्माण किया और न केवल निर्माण किया, विश्व के गरीब देशों को मुफ्त में सप्लाई भी किया और जो आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र थे उनको कीमतन भी वो दवा उपलब्ध करवाई गई और भारत के नागरिकों को भी निःशुल्क उस दवा के टीके लगवाए गए। ये बदलते भारत की तस्वीर इसलिए हम सबको देखने का सौभाग्य मिला कि पिछले 1.5-2 दशक से स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से स्वदेशी का नारा देश के आम जन तक पहुंचाने का प्रयास शुरू हुआ और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
उस नारे को आत्मनिर्भर भारत के रूप में तब्दील करने का संकल्प लिया। आज भारत जिस तेजी के साथ अपने यहाँ के विद्वान युवाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के नए नए प्रयोगों के माध्यम से दुनिया के सामने, या तो एक समय वो था जब जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने सबसे पहले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उनसे पहले भी आर्यभट्ट जी और बहुत से विद्वान हमारे हुए जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व ने माना था। झलको